जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिस महबूब असगर अली एंड आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन का। राइट, सो टिल द प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को आइडिया होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। हमने अपना चैप्टर नंबर 1 एंड किया था, जिसके अंदर हमने लास्ट के अंदर फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन का डिफरेंस अंडरस्टैंड किया था कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन हमारे पास कौन कौन सी होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है और उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। तो बेसिकली हमने इस चीज़ को फिगर आउट किया था कि कोई भी टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट राइट और रॉन्ग, बट इन जनरल वो सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है एंड इट जस्ट डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि अगर आपने स्किल बेस्ड एजुकेशन लेनी है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे। अगर आपको डिग्री अचीव करनी है किसी भी करिकुलम से रिलेटेड, तो आपका इट डिपेंड्स ऑन योर एम बेसिकली कि आपका टारगेट क्या है एंड व्हाट यू बेसिकली वांट टू अचीव। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी टाइप की एजुकेशन चाहिए। सो वी फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर 1 व्हिच वाज एंडिंग ऑन पेज नंबर 18। एंड में हमने लास्ट जो हमारा पेज था उसमें हमने एलिमेंट्स भी देखे थे एजुकेशन के, कि करिकुलम होता है, वैल्यूएशन कैसे होती है, एम क्या होता है। देन आई टोल्ड यू कि कंपैरेटिव व्यू का जो टेबल बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, जिसमें हमने तीनों टाइप ऑफ एजुकेशन की बात की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू prepare it or read it very carefully and वो एग्जाम परस्पेक्टिव से भी आपको इसको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। So now we are basically starting our chapter number 2, which is called the foundation of education. This is starting on your page number 19 of the book that we are studying for this particular subject. तो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है कि एजुकेशन या तालीम, तालीम तदरीस या जो भी आप उसको नाम देना चाहो, फॉर्मली जिसको हम ये मतलब बोलते हैं, उसकी फाउंडेशन क्या है, मतलब वो कहाँ से आई है, उसकी बेसिक्स क्या है। फाउंडेशन क्या होती है कि बेस होती है किसी चीज़ की। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब एजुकेशन वर्ड या एजुकेशन या तालीम की बात होती है तो उसकी कुछ बेसिक अंडरनीथ फिलोसफीज होती हैं दैट वी नीड टू स्टडी और अंडरस्टैंड। तो हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर, जो फर्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं दैट इज फिलोसफिकल, की उसकी जो पहली बेस होती है वो फिलोसफी होती है। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ फिलोसफी क्या है। फिलोसफी इज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट ओरिजिनल डिसिप्लिन। ठीक है, ये फिलोसफी जिसको कहा जाता है, आपने अक्सर कहते सुना होगा ना कि ये तो बहुत फिलोसफी झाड़ता है, ये तो बहुत फिलोसफिकल बातें करता है। तो इट मीन्स कि जो भी उसमें आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल इनपुट इन्वॉल्व हो जाता है, वो चीज़ फिलोसफी होती है। ठीक है, जैसे ज़िंदगी को गुजारने की आपकी फ़िलासफ़ी कुछ और होगी, आपके बहन की कुछ और होगी, भाई की कुछ और होगी, मेरी कुछ और होगी। तो फ़िलासफ़ी इज़ व्हाट, कि एक तरीक़ाकार होता है, उसके अंदर आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं एंड दैट इज़ अगेन नॉट राइट एंड रॉन्ग। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी फ़िलासफ़ी ठीक है तो आपकी गलत है। हर इंसान की अपनी अपनी फ़िलासफ़ी होती है और उसका अपना अपना एक लॉजिक होता है उस चीज़ से रिलेटेड। तो यही हम डिस्कस करेंगे कि फ़िलासफ़ी जो है उसके सबसे पहली फाउंडेशन है एजुकेशन की। तो फ़िलासफ़ी का उन्होंने कहा कि सबसे अर्लीस्ट ऑफ मोस्ट ओरिजिनल डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन्स की का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है कि डिफरेंट, जैसे साइंस एक डिसिप्लिन है, कंप्यूटर एक डिसिप्लिन है, मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन है। तो उस सेंस में उन्होंने बात की है कि फ़िलासफ़ी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है। ठीक है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टिव प्रोविंस ऑफ नॉलेज, कि सबसे पुराना और सबसे रिस्पेक्टेड है। मतलब कोई भी जो आपके रिकमेंडेशन होते हैं, लाइक जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, जिन लोगों की फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ये होती है कि वो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या जो भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, वो फ़िलासफ़ी की इम्पोर्टेंस को निगेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। बेशक आप इफ़ कोई बंदा इज़ डूइंग हिज पीएचडी इन मैनेजमेंट, लेकिन और वो फ़िलासफ़ी को निगेट नहीं कर सकता, बिकॉज उस डिग्री का नाम ही डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है। ठीक है, पीएचडी बेसिकली स्टैंड फॉर दैट। तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन विच सब्जेक्ट, तो आगे आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। तो उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि फ़िलासफ़ी की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड के अंदर। ओके, so basically what they are saying is
philosophy is fundamental not only to understand a man and his world, but also to what he lives for and why he does so. कि फिलॉसफी हमें क्या बताती है कि वो सिर्फ हमें ये अंडरस्टैंड नहीं कराती है कि हम जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं वो दुनिया क्या है, ठीक है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि फिलॉसफी से आपको पता चलता है कि वाई यू आर लिविंग हियर, व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ एंड इस तरह की चीज़ें। तो उसने कहा कि सिर्फ हमें ये चीज़ें नहीं पता चल रहा थी, बल्कि हमें हमारे वाई का जवाब देना होता है कि अगर आप एक काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप उठ के यूनिवर्सिटी आ रहे हो, तो वाई यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू गेट योर एजुकेशन। इसी तरीके से लाइफ की जर्नी में, अपनी ज़िंदगी के अंदर, वट एवर एक्ट्स यू आर डूइंग, वट एवर थिंग्स यू आर डूइंग, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। दैट रीज़न कहाँ से आप अंडरस्टैंड करते हो, दैट इज़ फिलॉसफी के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। हाउ ही वॉन्ट्स टू लिव अ लाइफ, कि कोई इंसान कैसे, क्यों, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट क्वेस्ट विल लीड हिम टू, कि इवेंचुअली किस मकसद की तरफ बढ़ा। मतलब ये फिलोसफिकल बातें लगती है ना सुनने में कि हम क्यों पैदा हुए, हमारा मकसद क्या था दुनिया में आने का, बट दिस इज़ नॉट जस्ट बातों की हद तक, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, डिग्री हासिल कर लेना, किसी एक डेजिग्नेशन में पढ़ बन जाना, ये तो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है ना। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अगर एक सर्टेन एज पे हो तो आपकी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर अगर आप एक सर्टेन एज पे हो तो आपकी एक जॉब होनी चाहिए, फिर अगर आप एक सर्टेन एज पे हो तो आपका एक मैरिटल स्टेटस होना चाहिए। दीज आर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर सोसाइटी, नॉट द पर्पज ऑफ योर लाइफ। मतलब आपकी ज़िंदगी में हम सब लोगों के क्या, दुनिया में आने का मेरा मकसद ये था कि मैं टीचर बनूँ, या आपका मकसद ये है कि आप साइकोलॉजिस्ट बने, दैट इज़ नॉट योर पर्पज ऑफ लाइफ, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन। ओके, सो जब हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, या जनरली कि इंसान दुनिया में क्यों आए, अल्लाह ताला ने उन्हें क्यों पैदा किया, उनका मकसद क्या था, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, उन्होंने किस तरफ आगे जर्नी ऑफ लाइफ की तरफ आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से अंडरस्टैंड होती हैं, हमें फिलोसफी से अंडरस्टैंड होती है। ओके, सो आई होप यहाँ तक हमें क्लियर हो रहा होगा। प्लीज़ कीप योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू while you are listening to the lecture, because मैं रीड आउट कर रही हूँ तो आपके सामने अगर बुक होगी आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर लोगे, दैट वुड मेक इट ईजियर फॉर यू कि जब आप उसको पेपर के लिए दोबारा से पढ़ोगे तो आपके वो हाईलाइटेड पोर्शन होंगे कि मैम ने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो वेन एवर यू आर लिसनिंग टू एनी ऑफ माई ऑडियो लेक्चर्स, keep your books in front of you, and whatever I'm reading from your book or whatever I'm describing in your lecture, you have to highlight it on your book, या आप साथ में नोट्स भी बना सकते हो। जैसे मैंने कोई एग्जांपल दी तो आप साइड पर उसको हैंड नोट्स बना सकते हो। वो चीज़ें आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट करेंगी कि व्हेन यू विल बी एबल टू, यू विल बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एग्जाम, तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक्स हैं जो डिस्कस में, और ये कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हमने बात की। ओके जी, अब हम चलते हैं डेरिवेटिव मीनिंग्स की। जैसे हमने शुरू से, आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 से देख रहे हैं कि हम कोई भी वर्ड, कोई भी कॉन्सेप्ट उठाते हैं तो हम उसका डेरिवेशन या देखते हैं कि वो डिराइव या आया कहाँ से। तो फिलॉसफी बेसिकली हमारे पास कहाँ से, दो ग्रीक वर्ड से आई। जैसे शुरू से हम देख रहे हैं एजुकेशन भी ग्रीक वर्ड से निकला था। तो ग्रीक में पहला वर्ड क्या था, फिलोस, इसका मतलब है लव। ओके, एंड सोफिया विच मीन्स विजडम। इन दोनों वर्ड, फिलोस एंड सोफिया वर्ड के कॉम्बिनेशन से आपका ये वर्ड बना है फिलॉसफी। और उसका मतलब क्या है, लव और विजडम। कि जब आपको, एक होती है अभी आप जो हासिल कर रहे हो ना, ये है आपका एक सेट किस्म का करिकुलम, ठीक है, कि आपने किताब पढ़ी, आपने पेपर दिया, यू आर डन विद इट, ठीक है, वो नॉलेज है। रिमेंबर, किसी भी चीज़ के लिए एक सर्टन प्रिस्क्राइब्ड कोर्स को फॉलो करना, बुक फॉलो करना, इंटरनेट से मटेरियल उठा के पढ़ना, दैट इज़ कॉल्ड यू आर डूइंग व्हाट, यू आर इंक्रीजिंग योर नॉलेज। बट विजडम जिसको हम कहते हैं, जिसको अक्लमंदी कहते हैं, या जिसको आप उसको कहते हो आपके विजन का ब्रॉड होना, वो ज़िंदगी से आती है, वो आपके एक्सपीरियंस से आती है, वो आपकी एज से आती है। तो विजडम वो, और या आपके इंटरेस्ट से आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत एजड बंदा की विजडम बहुत ज़्यादा होगी। बहुत यंगस्टर्स भी आपने ऐसे देखे होंगे कि वो बहुत डीप किस्म की बातें करते हैं, बड़ी नॉलेजेबल किस्म की बातें करते हैं। उनकी बातों का जो है वो, आपको सुन के अक्सर लोग कहते हैं ही इज़ एन ओल्ड सोल, के इसकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कितना पुराना है, बुजुर्ग है, फलाना। दैट इज़ व्हाट हिज विजडम इज़, क्योंकि उसका शायद इंटरेस्ट है अदर देन किताबी तालीम हासिल करने से। वो जब ज़िंदगी को आप समझना शुरू कर देते हो, अपने आसपास की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो, तो फिर क्या होता है,
आपकी विजडम की ज़रूरत है। नाउ अगेन आई एम ट्राइंग टू रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट कि आपके दिमाग में ये चीज़ आती होगी एवरी टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस कि हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज एक तो मैंने शुरू में बताया कि आप में से वो लोग जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्पेशलाइज करना चाहेंगे, ये चीज़ें उनको तो हेल्प आउट करेंगी ही, बट आप में से वो सारे बच्चे जो सिंपली साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करना चाहेंगे इन एनी ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, आपको चीज़ें इसलिए हेल्प आउट करेंगी बिकॉज आपका सब्जेक्ट ऐसे यू नीड टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन ब्रेन विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको जब तक मतलब अदर देन योर बुक्स, वो तो आपको हेल्प आउट करेंगे डायग्नोज करने में कि किसी के साथ क्या इश्यूज हैं, उनको कैसे डील करना है, क्या मेडिकेशन देनी है, क्या ट्रीटमेंट है, काउंसलिंग या व्हाटसएवर। लेकिन जब तक आपका विजन, आपका नज़रिया, आपका सोच ब्रॉडन नहीं होगी, तब तक आप उनकी ना बातों को समझ सकोगे ना उन्हें काउंसल कर सकोगे। काउंसलिंग में क्या हो रहा है बेसिकली, अगर कोई अपना इशू लेके आ रहा होता है तो आप उसको समझा रहे होते हो, आप उससे बड़ी इन डेप्थ किस्म की बातें कर रहे होते हो, आप उसको ज़िंदगी के तजुर्बात बता रहे होते हो ताकि वो जो भी उसकी परेशानी है आप थ्रू काउंसलिंग या थ्रू टॉकिंग आप उस चीज़ को ओवरकम करने में हेल्प आउट कर रहे होते हो। तो वो कहाँ से आएगी, आपकी विजडम ब्रॉड होने में। वो क्यों कैसे होगी, जब आपको फिलोसफिकल चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। ओके, तो मीनिंग समझ में आ गया फिलोसफी वर्ड हमारे पास आया कहाँ से। सो उन्होंने कहा कि उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि लव ऑफ विजडम, बट उसका मतलब ट्रू फिलोसफर क्या, इट इम्प्लाइज अंडरस्टैंडिंग लाइफ इन ऑल इट्स मीनिंग्स। इट मीन्स फाइंडिंग मीनिंग एंड रिलेशनशिप एंड अमंग आइडिया कि दुनिया या ज़िंदगी की बातें और उनके बीच में ताल्लुक़ के अगर सुबह हो रही है तो उसका क्या मकसद है, अल्लाह ताला ने सुबह क्यों बनाई है। बिकॉज सिर्फ इसलिए कि हम सुबह उठें और यूनिवर्सिटी जाकर डिग्री हासिल करें, दैट इज़ इट, नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मकसद है, क्यों बनाई गई, सुबह का वक्त क्यों हुआ, रात का क्यों मुकर्रर किया गया। यू नो ये सारा टाइम दिन भी रह सकता था, हर वक्त रात भी रह सकती थी, तो अल्लाह ने क्यों ये टाइम डिफ्रेंसिएशन क्रिएट की, उनका मकसद क्या था। जब आप इस तरह की चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, रिलेशनशिप बिल्डअप करना शुरू करते हो, वाई एंड हाउ का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो अबाउट लाइफ, नॉट अबाउट योर सब्जेक्ट और कोर्स और वट एवर, अबाउट योर लाइफ और अबाउट लाइफ इन जनरल, तो आप फिलोसफिकली सोचना शुरू हो जाते हो। ओके, अच्छा जी, जिस तरह हम शुरू से देख रहे हैं कि डिफरेंट हमारे पास बड़े डीप किस्म के रिसर्चर्स थे जिन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए, और उन सब के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे लिए रिस्पेक्टेबल और एक्सेप्टेबल हैं बिकॉज उनकी नॉलेज थी, वो रिसर्चर्स थे, उन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया। तो हमने उन सब की जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 13 हमारे पास व्यूज़ दिए हुए हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ बेसिकली दिए हैं। Now I'm going to discuss all of them, but for your understanding from the paper point of view, मैं आपको इसलिए ये पढ़वा के हाईलाइट करवा रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, अरिस्टोटल ने कहा कि साइंस विच इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ बीइंग एंड इट इज़ इन इटसेल्फ। अरिस्टोटल ने ये बात किया। मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि मुझे जनरली बता दें कि अरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट द एग्जैक्ट सेम वर्ड, आप मुझे उसकी बात का मतलब भी समझा दोगे ना, कि उसने जैसे ये कहा था कि वो आपको हेल्प आउट करती है कि आप नेचर को अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, कि नेचर क्या है और किस तरीके से ऑपरेट करती है, मेरे लिए इतना बताता है। ठीक है, यहाँ दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं हो सकता है यही स्टेटमेंट आपको लिख के पूछूँ कि ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू अरिस्टोटल ने दिया था या प्लेटो ने दिया था, फॉर योर MCQ ऑफ कोर्स। तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात किसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। आई डोंट मीन यू टू यूज़ द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स, या रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू वांट यू टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था आपको, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे चीज़ डिस्कस की थी। ओके, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर ओवर हियर। सो अरिस्टोटल ने हमें सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिया था कि साइंस, ये वो साइंस की टाइप है जो आपको हेल्प करती है अंडरस्टैंड कि नेचर क्या है, कि हमारे आसपास जो नेचर है या नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द दुनिया में, वो क्या है और वो कैसे हो रहे हैं। सिंपल इतनी सी बात उसने की। ठीक है, अगला पॉइंट ऑफ व्यू है प्लेटो का। प्लेटो ने हमें क्या बात की, फिलोसफी एम्स एट अ नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। इटर्नल का मतलब है जो हमेशा रहती है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाती हो। अब अगेन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट किसने डिस्कस किया था हमारे साथ फिलोसफी के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो ने किया था।
यहाँ अगर मैं आपसे पूछूँ कि प्लेटो ने कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स के बारे में बात की। दैट्स हाउ आई वांट यू टू रीड इट एंड प्रिपेयर इट, नॉट लाइक कि आप इसको रट्टे लगाओ और कुछ इस तरीके से, नो। इटर्नल का क्या मतलब मैंने आपको बताया, जो हमेशा रहे, जो ख़त्म ना हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह क्यों हुई और रात क्यों हुई, अब आप उसका इटर्नल मीनिंग समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है। ये नहीं कि आज के दिन क्यों हुआ है, ठीक है, सुबह हुई और शाम हुई, आज के दिन इसका क्या मकसद था। आप जनरली जब समझने की कोशिश करते हो, ये सूरज क्यों निकलता है, रात क्यों होती है, दिन क्यों होता है, दरख्त कैसे बनते हैं, अल्लाह मियाँ ने क्यों बीज से दरख्त को पैदा किया, हवा क्यों चलती, मतलब इस तरह की चीज़ें जब आप लाइफ, नेचर, उनके बारे में सोचना शुरू करते हो या बात करना शुरू करते हो, तो इट मीन्स कि आप फिलोसफिकली सोच रहे हो अकॉर्डिंग टू प्लेटो। थर्ड पॉइंट भी हमारे पास सिसारो का, ही सेड द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, सिंपल एज दैट। उसने कहा कि जितने भी आपके पास आर्ट्स हैं, जितनी भी आपके पास नॉलेज है, उन सब की जो मदर है वो फिलोसफी है। एंड दैट इज़ वेरी मच ट्रू, क्योंकि जब तक आपकी बेस फिलोसफी की नहीं होगी, आप आगे उन चीज साइंटिफिक नहीं, केमिकली नहीं, कि जैसे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है तो CO2 ही हमेशा बनेगी। साइंस इज समथिंग और आर्ट्स इज समथिंग जो एवर चेंजिंग है। अगर मैं अभी आपको 5 कलर्स पकड़ा और मैं आपको कहूँ कि ड्रॉ समथिंग, आप अभी कुछ मूड में बैठे आप कुछ ड्रॉ करते हो, दैट इज आर्ट। वही चीज़ मैं आपको वही कलर्स अगर मैं आपको 2 दिन बाद बनाया आज क्योंकि कुछ भी ड्रॉ करें, वट एवर कम्स टू योर माइंड, मे बी आप कोई और चीज़ ड्रॉ कर दो, तो वहाँ पे क्या होगा, आर्ट इज समथिंग दैट इज एवर चेंजिंग, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत और जिसका कोई अख्ताम नहीं है। तो उसने क्या कहा कि मदर ऑफ ऑल आर्ट्स जो है हमारे पास फिलोसफी होती है। फिफ्थ पॉइंट ऑफ व्यू इज बाय कॉलरिज, ही सेड द साइंस ऑफ साइंसेस। अब उसने तो बात बिल्कुल ही चेंज कर दी हमसे। इससे पहले हमें सिसेरो ने क्या कहा था कि सारे आर्ट्स की मदर है फिलोसफी। इसने क्या कहा कि जितनी भी साइंस है उन सब की साइंस भी, उन सब के पीछे जो साइंस ऑपरेट कर रही होती है वो भी फिलोसफी ही है। अब फिलोसफी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिले तो पानी बना। अब उसने कहा कि इस साइंस के पीछे भी तो कोई साइंस ऑपरेट करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से, क्यों बना, उसकी क्या ज़रूरत थी, ऑक्सीजन दुनिया में कहाँ से आई, उसकी क्या ज़रूरत है, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, क्यों ज़रूरत है उसके होने की, पानी की क्या ज़रूरत है। जब आप उस चीज़ की बैकग्राउंड, उस चीज़ की पीछे की स्टोरी समझना शुरू कर देते हो, तो फिर उसका मतलब है क्या, फिलोसफिकली सोचना शुरू होता है। ओके, रसल ने क्या हमें पॉइंट ऑफ व्यू दिया, फिलोसफी लाइक ऑल स्टडीज एम प्राइमरली एट नॉलेज। उसने कहा कि उसने सिंपल बात की कि ये भी सिर्फ नॉलेज को हासिल करने का एक तरीका है, जिस तरह बाकी सारी नॉलेज की फील्ड है उसी तरीके से ये भी हमारे पास नॉलेज का ही एक एरिया है। कैंट ने क्या बात की, फिलोसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन समझना जरूरी है। कॉग्निशन आपने शायद, आप योर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड कॉग्निशन, कि आपके ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है ना, इफ आई एम टीचिंग यू आर लिसनिंग टू मी, आपका दिमाग उस चीज़ को सुन रहा है, प्रोसेस कर रहा है, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल के एक्सट्रैक्ट करके किसी भी जो भी स्टोर करने वाला या याददाश्त का, मेमोरी का आपका एरिया वहाँ पर स्टोर कर रहा है, दिस इज व्हाट कॉग्निटिव प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है। तो उसने क्या कहा कि ये वो वाली साइंस है जो आपको कॉग्निटिव प्रोसेस को क्रिटिसाइज करने में हेल्प करती है। क्रिटिसिज्म यही है ना कि क्यों हो रहा है। मैं आपको कहती हूँ कि आपके दिमाग में, ब्रेन में फंक्शन हो रहा है, कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही मैं ये कहूँगी कि ये हो क्यों रहा है, क्या ज़रूरत है इसके होने की, क्रिटिसाइज कर रही हूँ ना मैं, कि इसकी वजह क्या थी, इसकी ज़रूरत क्या थी, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इट मीन्स कि मैं आपसे फिलोसफी के लिए बात कर रही हूँ। ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन आस्क मी व्हाइल यू विल बी लिसनिंग टू द सेशन, एंड हमारा डिस्कशन का जो भी सेशन होगा, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हैं। बट बिफोर दैट प्लीज़, while listening to the audio, keep your book in front of you, because that will help you to it make more sense. अगर आप ऐसे सुनोगे तो शायद आपको उतना क्लियर नहीं होगा, बट with the book in front of you, जब आप रीड करोगे साथ साथ, and then you will be keep on listening to it, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, एक हमारे पास स्केच का पॉइंट ऑफ व्यू है, ही सेड द साइंस ऑफ नॉलेज। उसने तो सिंपली कहा कि नॉलेज जो है वो जितनी भी नॉलेजेस हैं उनकी जो साइंस है या उनके पीछे वही वाली बात जो हमारे पास यहाँ पे कॉलरेज ने की थी, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, ठीक है।
तो वो हमारे पास फिलॉसफी होती है। ओके जी। थियोडोर ने हमें क्या कहा, उसने कहा कि persistent effort of both ordinary and persistent people to make life as intelligible and meaningful as possible। के उसने कहा कि ये वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को हमारे लिए बामकसद और मीनिंगफुल बनाती है, जिससे हम मायने पैदा करते हैं कि हम क्यों दुनिया में, ये मतलब हमें दे रही है ना, पर्पस ऑफ लाइफ दे रही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें ज़िंदगी को, लोगों को परसिस्टेंटली हेल्प करती है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए या ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन जनरल, वो हमारे पास क्या होती है, फिलॉसफी होती है। हेंडरसन ने हमें क्या बात की, फिलॉसफी इज एन अटेम्प्ट टू conceive and present an inclusive systematic view of universe and its main place in it। ठीक है, फिलॉसफी अ सर्च ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेचर, अटेम्प्ट ऑफ यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ थिंग। ये वही बात है जो मैं आपको पहले स्टार्ट से ही करती आ रही हूँ कि फिलॉसफी आपको नेचर को और आपके आसपास पूरी कायनात में होने वाली चीज़ों को एक्सप्लेन करने में हेल्प आउट करती है कि क्यों हो रहा है, सितारे कहाँ से आए, क्यों हुए, क्यों कोई सितारा टूट जाता है, वो टूट के गिरता है तो कहाँ जाता है। जब आप ये चीज़ों के बारे में सोचना समझना शुरू करते हो तो दरिया कहाँ से बहते हैं, शुरू कहाँ होते हैं, ख़त्म कहाँ होते हैं, पानी क्या है, क्या ज़रूरत थी, रास्ते में उनकी क्या क्या चीज़ें, दैट्स हाउ बादल कहाँ से बनते हैं। इस तरह की चीज़ें जब आप अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो तो इट मीन्स कि आप फिलोसफिकली सोच रहे हो। ओके, रेमंड ने हमें क्या बात की, इंक्रीजिंग द एफर्ट ऑफ टू डिसर्न द जनरल ट्रूथ दैट लाइज बिहाइंड द पर्टिकुलर फैक्ट एंड डिसर्न ऑल्सो रियलिटी दैट लाइज बिहाइंड द पेरेंट्स। के वही जो बैकग्राउंड स्टोरी आपको अंडरस्टैंड करेगी, वही बात है जो एक ने की तो दूसरे ने की, सिर्फ आपने उसमें से कुछ की वर्ड्स देख लेने कि उन्होंने क्या यूज़ किए। जैसे इसने क्या बात की, इसने कहा कि discern particular fact to discern also the reality that lies behind the appearance। ठीक है, तो आपने कुछ की वर्ड्स हैं जो आपने पिक कर लेने हैं ताकि आप उन वर्ड्स के थ्रू, अगर मैं आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में पूछूंगी तो आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, और अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछूंगी तो आपको पता हो कि किसने वो वाला कॉन्सेप्ट दिया था। बाकी मीनिंग ऑलमोस्ट काफ़ी सारों के सिमिलर ही हैं यहाँ पे। राइटमैन ने हमसे क्या बात की, द अटेम्प्ट टू थिंक ट्रूली अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस एज अ होल एंड मेक अ होल एक्सपीरियंस इंटेलिजिबल। कि हमारा जो ज़िंदगी का पूरा एक्सपीरियंस है पैदा होने से लेकर मरने तक, उसके अंदर मकसद या उसके अंदर जो सेंस डालता है वो फिलॉसफी डालती है कि हम दुनिया में आए, हमने ये किया वो किया, उसकी वजह क्या थी, वो कैसे हुआ, वो कहाँ से आया। वो पूरी हमारी ज़िंदगी को, एक कहानी को एक मकसद देने के लिए कि जो चीज़ देती है, दैट इज़ कॉल्ड फिलॉसफी। लास्ट इसके अंदर है हमारे पास जॉर्ज की, philosophy is the attempt to think the most general and systematic way about everything in the universe, whole of reality। इसने सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी सारे को रैप अप करके, एक जो आपको पूरी कायनात को समझने में हेल्प करती है चीज़। कायनात में सब कुछ आता है, यू एंड मी ऑल्सो, हमारे आसपास की हर चीज़, आसमानों पे हर चीज़, दुनिया में हर चीज़, स्पेस में हर चीज़। तो जो भी चीज़ें जिसके बारे में भी आप अंडरस्टैंड करने जाओगे, जो आपको उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग में, मकसद समझने में मदद करेगी, दैट इज़ कॉल्ड फिलोसफी। ओके, सो इन शॉर्ट फिलोसफी इज़ द अटेम्प्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ लाइफ। समझ में आ गया कि ज़िंदगी में आपके दिमाग में जो भी सवाल आता है ना कि ये क्यों हो गया, उस क्यों का जवाब आपको कहाँ से मिलेगा, फिलोसफी से मिलेगा। ह्यूमन माइंड इज मूव्ड बाय इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी, कि हमारे जहन को अल्लाह ने बनाया ही इस तरीके से कि हमारे दिमाग में क्यूरोसिटी होती है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे की वजह ऐसे क्यों नहीं हुआ। ठीक है, एंड डिज़ायर फॉर ऑर्डर, कि हमें उस चीज़ का ऑर्डर अंडरस्टैंड करना होता है कि इस ऑर्डर, फॉर एग्जांपल सुबह से पहले रात क्यों नहीं हो गई, रात के बाद कुछ और क्यों नहीं हो गया, सुबह के बाद रात क्यों हुई। तो जब ऑर्डर भी किसी चीज़ का आपने अंडरस्टैंड करना हो तो आपको फिलोसफी से हेल्प मिलेगी। To understand the sum of things of which we individual are only a part, हम उस चीज़, मैंने भी वही बात की ना कि पूरी यूनिवर्स जिसका आप और मैं भी हिस्सा है, उसको पूरी को अंडरस्टैंड करने की जब आपको जहाँ से सेंस या हेल्प मिलती है वो फिलॉसफी से मिलती है। इट इज़ द वे ऑफ लाइफ से टू सो टू से, कि ये एक ज़िंदगी का तरीका है, नज़रिया है, तरीका है, वो फिलॉसफी है आपके पास। ठीक है, ओके जी। आगे हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन।
दे आर बोथ क्लोजली इंटर रिलेटेड, कि इनका बहुत गहरा ताल्लुक है, एक दूसरे से बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि a sound philosophy of education is based on sound adequate philosophy of life। ठीक है, कि philosophy of education जो है वो ज़िंदगी पे बेस कर रही होती है, ज़िंदगी में हर होने वाली चीज़ पे बेस कर रही होती है। उसको आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आप कहोगे कि philosophy की कैटेगरी के अंदर नहीं आती है। ओके, अच्छा जी, आगे उन्होंने कहा इसी तरह जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, तो दो फिलोसफर्स और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या कहा हमें, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ कॉइन। उन्होंने कहा कि फिलोसफी और एजुकेशन आप समझ लो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, जो आपको डिफरेंट व्यूज़ बता रहे होते हैं कि एक किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के। ठीक है, एक आपके पास एजुकेशन आपको क्या बताती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला तो पानी बन गया। फिलोसफी आपको क्या बताएगी कि कार्बन कहाँ से है, ऑक्सीजन कहाँ से है, और वो क्यों मिले और उनके मिलने से पानी बन गया। तो एक ही बात है लेकिन पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो गया। ओके, जॉन एडम्स ने क्या कहा, एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी। डायनामिक का क्या मतलब है, प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलोसफी, जो एक्टिव साइड होती है वो आपके पास एजुकेशन है, और जो आपके पास उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी चल रही है दैट इज कॉल्ड योर फिलोसफी, या जो उसके पीछे की कहानी है दैट इज कॉल्ड योर फिलोसफी। यहाँ इसके बाद पेज नंबर 22 के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो बीच में आ रहे हैं वो आप नहीं पढ़ोगे, उसके बाद आप सम एक्सपर्ट व्यूज आप वो वाले टॉपिक पे आ जाओगे। ठीक है, इसी को हम जो हमने पिछले दो हमने देखे हैं फिलोसफर्स, उसी को हम आगे एक्सपर्ट व्यू के साथ आगे कनेक्ट कर देंगे। ये बीच वाला जो आपका पेज नंबर 23 का फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ है ये आपने नहीं पढ़ना। ओके, तो दूसरे व्यूज हमारे पास क्या आ रहे हैं, फिलोसफी में भी डिफाइंड एज अ थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन जनरल फेज। ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। स्पेंसर ने क्या कहा, ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिसेबल ओनली बाय ट्रू फिलोसफर्स। ये वही मैंने जो डायनामिक वाली बात की थी ना जॉन एडम्स ने पीछे, कि ट्रू एजुकेशन प्रैक्टिकल होती है। ठीक है, एजुकेशन हमारे पास फिलोसफी की प्रैक्टिकल साइड होती है। जेंटल ने क्या बात की, एजुकेशन विदाउट फिलोसफी वुड मीन अ फेलियर टू अंडरस्टैंड प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन। ओके, वही जो कार्बन ऑक्सीजन वाली मैंने एग्जांपल दी कि फिलोसफी के बगैर एजुकेशन की वजह और नेचर आपको समझ नहीं आएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना तो सही ऑक्सीजन मिलने से, लेकिन क्यों बना, कहाँ से आया, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पैदा होती है, और उसकी ज़रूरत क्या थी इस दुनिया के अंदर, ऑक्सीजन क्यों आई थी, उसकी क्या ज़रूरत थी दुनिया में आने की, उनका कॉम्बिनेशन हुआ तो पानी क्यों बना, पानी की क्या ज़रूरत। तो जो क्या क्यों ये वाले जवाब होते हैं आपको उसकी बेस होती है वो फिलॉसफी के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, जॉन ड्यूई ने हमें क्या बताया, एजुकेशन इज लेबोरेटरी, फिलोसफिकल डिस्टिंक्शन बिकम कॉन्क्रीट एंड टेस्टेड। कि जो भी फिलोसफिकल आपके दिमाग में सवाल होते हैं ना, जब उनको टेस्ट कर लेते हैं लैब के अंदर जाके, तो वो आपके पास कॉन्क्रीट या सबूत बन जाते हैं। वो एजुकेशन के थ्रू होता है कि आपके दिमाग में एक सवाल आया, आपने जब पढ़ना शुरू किया एजुकेशन में कि जी सुबह कैसे होती है, सूरज कहाँ से निकला, आपने साइंस के थ्रू पढ़ना शुरू किया कि अच्छा ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो एजुकेशन ने आपके उस जो सवाल आपके दिमाग में फिलॉसफी ने पैदा किया था उसका जवाब आपको किसने दिया, एजुकेशन ने दिया। ओके, लास्ट इसमें हमारे पास है फिच की, द एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलॉसफी। ओके, कि फिलॉसफी के बगैर आपको एजुकेशन पूरी कंप्लीट आंसर्स कभी भी नहीं देगी। तो दे आर वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड। फिलॉसफी जो है वो बैकग्राउंड होती है आपकी एजुकेशन का, और विदाउट फिलॉसफी एजुकेशन वुड बी ब्लाइंड एफर्ट, और विदाउट एजुकेशन फिलॉसफी वुड बी क्रिपल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पेज नंबर 24 की सेकेंड लास्ट लाइन्स की सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, मार्केट एंड हाईलाइटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है यहाँ पे कि उन्होंने कहा एजुकेशन के बगैर, फिलॉसफी के बगैर एजुकेशन अंधी है। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह एजुकेशन के बगैर फिलॉसफी क्रिपल, क्रिपल का मतलब होता है जो डिसेबल होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनको हम क्रिपल बोलते हैं। ओके, सो इट मीन्स कि हम अगर इस पूरी चीज़ को रैप अप करें यहाँ तक कि एजुकेशन एंड फिलॉसफी का बहुत गहरा ताल्लुक है, दोनों का एक दूसरे के बगैर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। ओके, सो यहाँ तक हम अपना लेक्चर नंबर 5 को रैप अप करेंगे। पेज नंबर 19 से हमने स्टार्ट किया है, पेज नंबर 24 पे हम इसको एंड कर रहे हैं।
जो मैंने आपको पॉइंट्स हाईलाइट करवाए हैं, कीप देम हाईलाइटेड. जो स्किप कराए हैं उनको काइंडली अपने बुक्स पे नोट डाउन करते जाइएगा. Keep your books in front of you so that it would be easier for you to understand the lectures. Highlight the things that I'm reading. Note down the things that I'm highlighting you from the paper perspective. क्योंकि फिर एंड में आप मुझसे सवाल पूछते हो कि जी मैम क्या देंगी, कैसा देंगी, तो मैं साथ साथ आपको गाइड करती हूँ कि जब आप ज़ाहिर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होगे ना बुक को, तो आपको पता हो कि मैम इसमें से किस तरीके से सवाल पूछ सकती हैं. ओके. सो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. नहीं हुई यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एनी टाइम क्लास के अंदर. और बाकी यहाँ पे हम अपना लेक्चर नंबर 5 को रैप अप कर रहे हैं. फॉर द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंटिन्यूइंग इट फ्रॉम हियर ओनली. और जो भी सवाल होगा आस्क मी. Listen to the lecture, keep your books with you, highlight everything, and I'll see you next time. Thank you.